सेकेंड मैं आज हिंदी में हमारा टॉपिक है आज का नाटक। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इस समय हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं। जैसे कल हमने पढ़ा कहानी। ठीक है, कहानी, उसके बाद नाटक, नाटक के बाद निबंध, निबंध के बाद उपन्यास। ये 4 विधाएं हिंदी साहित्य की हैं। अन्य विधाएं भी हैं इसकी, जो कि रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, ये सब विधाएं हैं, लेकिन इन सब विधाओं को नवीन विधाओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हम आपके जो सिलेबस में है, आपके कोर्स में जो है बी उसमें यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में जो हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं हैं, तो उनमें सिर्फ 4 विधाएं दी हुई हैं। वो है कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यास। तो हम लोगों ने कल कहानी पढ़ा था। उसके बाद में कहानी के बाद में दूसरी जो हमारी विधा है वो कौन सी है? नाटक। तो आज हम लोग नाटक पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाटक के विषय में आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग नाटक, हमारा जो आज का टॉपिक है नाटक। ठीक है, तो नाटक जो है भारत में साहित्यिक नाटक और लोक नाटक की परंपरा प्राचीनतम काल से चली आ रही है। देखिए, नाटक जैसे हमारे प्रसिद्ध नाटक बने हैं, जैसे कालिदास के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नाटकों के लिए अगर देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम जिसकी रचना कालिदास ने किया है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध नाटक उनका था। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। नाटक का मतलब ये होता है कि जिसकी अनुकृति की जाती है, मतलब अन्य पात्रों की जो असली पात्र होते हैं उन पात्रों की नकल उतारी जाती है। एक हिसाब से ये देख लिया जाए, एक हिसाब से ये समझ लिया जाए, है ना, कि नाटक जो होता है वो क्या होता है, दूसरे अन्य पात्र जो होते हैं उनकी अनुकृत की जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए भारत में साहित्यिक नाटक और लोक नाटक की परंपरा प्राचीनतम काल से चली आ रही थी। अब नाटक के प्रसिद्ध जो लेखक हैं या प्रसिद्ध नाटक के जो हैं वो अश्वघोष, भवभूति, कालिदास आदि, ये सब नाटकों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, इन 3 नाटकों की रचना की थी, जो कि लोक प्रसिद्ध नाटक हैं इनके। ठीक है, तो कालिदास आदि के संस्कृत नाटक अपने अनुपम कलात्मक सौंदर्य के लिए चिरविख्यात है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय लोक परंपरा में इन साहित्यिक नाटकों के अतिरिक्त लोक नाटकों का व्यापक प्रचलन भी पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें रास की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि नाटकों की परंपरा जो है वह रास काल से चली आ रही है। रास काल मतलब किस में माना जाता है? आदिकाल से। जैसे हमने बताया प्राचीनतम परंपरा रही नाटक जो है प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, तो ये रासों का भी हमारा कब का है? आदिकाल से चला आ रहा है ना रास। इसका मतलब ये है हमारी जो नाटकों का प्रचलन है ये कब से प्रारंभ हो गया था? आदिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय जागरण की प्रातः बेला में जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक देश को अपनी दुर्व्यवस्था के प्रति सचेत करने के लिए गद्य साहित्य की रचना की ओर प्रवृत्त हुए, तो अन्य रूपों के साथ साथ गद्य साहित्य का यह रूप उन्हें सर्वसुलभ लगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया है कि हमारे समाज में एक नव जागरण की चेतना लाने के लिए उन्होंने क्या किया? नाटकों का प्रचलन भी करना शुरू कर दिया, कि नाटकों के माध्यम से हम समाज की व्यवस्था को दिखा सकते हैं कि समाज में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, समाज का क्या रूप है, उसको हम पात्रों के माध्यम से दिखाएंगे। तो इसके लिए प्रसिद्ध लेखक कौन है? नाटकों के लिए प्रसिद्ध लेखक अगर कहा जाए तो नाटकों के लिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य साहित्य में जो विधाएं हैं उनमें नाटक विधा में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम सर्वप्रमुख है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने गद्य साहित्य की रचना की ओर प्रवृत्त हुए और इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है। ठीक है, तो इन अनेक नाटकों की रचना की है, जिनमें से इनके हैं भारतेंदु ने संस्कृत, अंग्रेजी,
बंगला भाषा के नाटकों का गहन अध्ययन किया है। कहने का मतलब ये है कि भारतेंदु जी ने खाली हिंदी भाषा में ही नहीं नाटकों की रचना की है, बल्कि संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में भी उन्होंने गहन अध्ययन किया है और नाटकों की रचना की है। अतः उन्होंने जिन नाटकों की सर्जना की है उनमें सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। भारतेंदु ने चंद्रावली, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, विशस्य विस्मौसधम आदि नाटक लिखे हैं। मतलब ये नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। जैसे भारत दुर्दशा, भारत जननी, भारत चंद्रावली, है ना, और नील देवी, इन नाटकों की रचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। भारतेंदु की प्रेरणा और प्रभाव से उस युग के अनेक लेखक नाट्य रचना में प्रवृत्त हुए। मतलब उनकी, भारतेंदु की प्रेरणा से अन्य लेखकों ने भी नाटकों की रचना की, नाटकों की रचना की है, जिन्होंने प्रेरणा ली है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। तो उन लेखकों में है जैसे श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी, राधा राधा कृष्णदास ने दुखनी बाला और महाराणा प्रताप जैसे नाटकों की रचना की है। बद्री नारायण चौधरी ने प्रेमधन और भारत सौभाग्य, सीताराम वर्मा ने विवाह विडंबन, प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा आदि नाटक लिखे हैं। मतलब ये तो है, ये लेखक हैं और उनके नाटक हैं। ठीक है। फिर इन नाटकों में भारतेंदु की प्रवृत्ति का ही अनुकरण हुआ है। प्रायः सभी में समाज सुधार, देश प्रेम या हास्य विनोद की प्रवृत्ति मिलती है। गद्य खड़ी बोली में तथा पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। गद्य की रचना इन लोगों ने, जैसे गद्य रचना ही हमारी जो नाटक की रचना है, नाटकों की रचना हुई है, वो गद्य के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो गद्य साहित्य हमारा किस भाषा में लिखा गया था? ज़्यादातर गद्य साहित्य हमारा खड़ी बोली में लिखा गया था। ठीक है। और पद्य साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया था। जैसे अब है आगे जो है, हिंदी नाटक के दूसरे प्रभावशाली लेखक कौन से थे? अब देखिए, ऊपर जैसे हमने बताया है, भारतेंदु भारतेंदु जी को तो नाटक का जनक ही माना जाता है ना। नाटकों की रचना सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने ही की है। उसके बाद में उनसे ही प्रेरणा लेकर के अन्य लेखकों ने भी नाटकों की रचना की है, जिनमें से श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये तो प्रसिद्ध लेखकों में है। और अन्य लेखक भी इनमें शामिल हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद ने भी कई नाटकों की रचना की है। जैसे इनके नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। ये सब नाटक ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। नाटकों की रचना में अगर प्रसिद्ध लेखकों में है तो ये जयशंकर प्रसाद का भी नाम प्रसिद्ध लेखकों में आता है। फिर अब प्रसाद जी ने पाश्चात्य और भारतीय नाट्य कलाओं को मिलाकर एक नवीन शैली का प्रवर्तन किया। इस युग में उच्च कोटि के ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक लिखे। प्रसाद जी ने 1 दर्जन से अधिक, अब देखिए हमने तो 3 ही 4 नाटक बताए हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रसाद जी ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की है। ठीक है। वो 1 दर्जन नाटक यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं, जैसा कि आपकी नोट्स में है, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणामय। ठीक है। और प्रायश्चित, अजातशत्रु, एक घूंट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो अब देखिए इनमें से ज़्यादातर हमने प्रायश्चित नाटक तो अभी 6-7 की बुक में देखने को मिला है, प्रायश्चित नाटक। और ये जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सब भी नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्ध नाटक अजातशत्रु, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ये सब हाई स्कूल इंटर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। तो इस तरह से ये नाटक हुए इनके, जयशंकर प्रसाद की। ठीक। और आदि प्रमुख इनकी ये नाटक है, जैसे बताया है, जो भी हमने 12 नाटक बताए हैं उनमें से ये प्रमुख नाटक कुछ हैं इनके। इस युग के अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद, इन सबका नाम भी नाटकों की रचना में लिया जाता है, जो कि आपकी नोट्स में लिखा है, जो हम इसमें सामने दिखाई दे रहा है। तो ये इन लेखों के अलावा जो नाटक
की रचना जिन लेखकों ने की है उनमें से जो प्रसिद्ध लेखक हैं राम कुंवर वर्मा, मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। तो ये तो हमारा हो गया नाटक आज का। ठीक है, नाटक के विषय में आज हमने चर्चा की। इसके अलावा भी कुछ नाटक और उनके लेखकों के नाम हम और बता देते हैं। ठीक है, कुछ लेखक और नाटक उनके हैं जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे अंधेर नगरी। अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अजातशत्रु, जैसा कि भी इसमें लिखा है, अजातशत्रु किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कलिकौतुक प्रताप नारायण मिश्र। ये सब नाटक और इनके लेखकों का नाम आप लोगों को याद कर लीजिए, ये आप लोगों को आगे भी काम आएगा। फिर है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, इनके सबके तो ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद भी हैं, जयशंकर प्रसाद ही हैं, जैसे ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना। फिर है नहुस। नहुस नाटक के लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। फिर है प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी के लेखक है प्रेमचंद। भारत दुर्दशा फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है। संगीत शाकुंतल किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, फिर संग्राम, संग्राम प्रेमचंद का है। सत्य हरिश्चंद्र भी किसका है नाटक? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर हठी हम्बीर, हठी हम्बीर किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। करबला प्रेमचंद का है। ठीक है, इस तरह से कुछ लेखक और उनके नाटकों का नाम हमने यहाँ पे बताया है। अब आगे हम बढ़ते हैं निबंध की ओर। अगली विधा कौन सी है? देखिए, पहली विधा हिंदी गद्य साहित्य की पहली विधा कौन सी थी? कहानी। कहानी के बाद हम लोगों ने अध्ययन किया है आज नाटक का। ठीक है, नाटक एक बार हम फिर से रिवाइज करे दे रहे हैं, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। भारत में साहित्यिक नाटक और लोक नाटक की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मतलब प्राचीन काल से नाटकों की परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। नाटक लेखन का और नाटक दिखाए, रंगमंच पर भी नाटक दिखाया जाता है। ठीक है, और नाटक के अनेक नाटक के अनेक अंक होते हैं, एक अंक में नाटक नहीं समाप्त होता है। अब देखिए, नाटक और एकांकी में भी अंतर पाया जाता है। कुछ लोग एकांकी नाटक को एक समान मानते हैं, लेकिन एक समान नहीं होता है। एकांकी में सिर्फ एक अंक में ही एकांकी समाप्त हो जाती है और नाटक के कई अंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि एकांकी आप लोगों ने दीपदान एकांकी पढ़ा है, नए मेहमान एकांकी पढ़ा है, तो इसमें सिर्फ एक ही अंक होता है। ठीक है, वो शुरू से लास्ट में एक ही अंक में वो पूरा एकांकी समाप्त हो जाता है। और नाटक क्या है? नाटक में अनेक अंक होते हैं। ठीक है, तो ये है लघु नाटक होता है, छोटा नाटक होता है। यह उपन्यास और निबंध की तरह बड़ा नहीं होता है, लेकिन नाटक जो है और क्या होता है? अनुकृति होती है। जैसे आपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक अगर देखा होगा तो उसमें जो है विश्वामित्र नाटक। अब देखिए, विश्वामित्र कोई रियल के पात्र तो है नहीं। जब आप लोगों ने टीवी सीरियल देखा हो, टीवी नाटक देखा होगा टीवी में, तो ये कोई रियल नहीं है। ना ही अप्सरा मेनका जो होती हैं वो भी कोई रियल नहीं होती हैं। वो सब क्या होती है? सबकी अनुकृत की गई होती हैं। मतलब विश्वामित्र का भी जो विश्वामित्र पात्र है, उन्होंने भी किसी की अनुकृत की है, किसी की नकल उतारी है। ठीक है, उसी के अनुसार पूरा उसी के हिसाब से उसको दर्शाना, दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना, ये होता है नाटक। ठीक है, फिर आगे है, जैसे आप लोगों में नाटक की परंपरा चली आ रही है, लेकिन हिंदी में नाटक देखने को मिलते हैं। हिंदी की गद्य साहित्य की विधा में नाटकों की चर्चा की गई है। लेकिन नाटक की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि ये संस्कृत से ही उत्पन्न, संस्कृत भाषा से ही इसका उद्भव विकास माना जाता है नाटकों को। जैसे कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपने नाटकों की रचना की है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम है, ये सब इनके प्रसिद्ध नाटक थे। तो इस तरह से ये कलात्मक सौंदर्य के लिए चिरविख्यात हैं। कौन? कालिदास, भवभूत और अश्वघोष। ये तीनों कवि जो है वो संस्कृत नाटक की रचना, इन तीनों कवियों ने जो है संस्कृत में ही नाटक की रचना की है। अब देखिए, भारतीय लोक परंपरा में इन साहित्यिक नाटकों के अतिरिक्त लोक नाटकों का भी व्यापक प्रचलन पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें रास की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। मतलब
प्राचीन काल से ही नाटकों की परंपरा चली आ रही है, जो कि रासो काल से ही चली आ रही है। प्राचीन मतलब आधुनिक काल से, आधुनिक ने आदिकाल से, ठीक है। आदिकाल में ही रासो परंपरा मिलती है और उसी काल से नाटकों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। इसलिए राष्ट्रीय जागरण की प्रातः वेला में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक को अपनी दुर्व्यवस्था के सचेत करने के लिए गद्य साहित्य की रचना की ओर प्रवृत्त हुए, तो अन्य रूपों के साथ साथ गद्य साहित्य का यह रूप उन्हें सर्वसुलभ लगा। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की वास्तविक रूप को दर्शाया है। वास्तविक रूप दर्शाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, कहानियों की भी रचना करनी पड़ी और काव्य की भी रचना करनी पड़ी। उसके साथ ही साथ नाटकों की भी रचना कर उन्होंने किया, कि नाटकों के माध्यम से ही उन्होंने समाज की वास्तविकता को दिखा करके और एक नई चेतना का संचार किया है समाज में, ठीक है। उसके बाद है भारतेंदु ने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के नाटकों का गहन अध्ययन किया है। मतलब विस्तार से इन्होंने अध्ययन किया है। तो संस्कृत और अंग्रेजी, बंगाली भाषा के नाटकों में भी इन्होंने अध्ययन किया। अतः उन्होंने जिन नाटकों की सर्जना की है उनमें सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। मतलब जिस तरह के नाटकों की रचना इन्होंने किया है भारतेंदु जी ने, उसमें क्या था, सामाजिकता के भी दर्शन होते थे, राजनीति के भी दर्शन होते थे, पौराणिक कथाएं भी उसमें पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक थे, प्रेम प्रधान भी नाटक थे, जिसमें भारतेंदु जी ने चंद्रावली, भारत जननी, भारत दुर्दशा और नील देवी, विशस्य, विष्मौषधम आदि नाटक लिखे हैं। भारतेंदु की प्रेरणा और प्रभाव से उस युग के अनेक लेखक नाट्य रचना में प्रवृत्त हुए। श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी जैसे नाटकों की रचना की है। राधा कृष्ण दास ने दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप की रचना की है। उसके बाद में बद्री नारायण चौधरी ने प्रेमधन और भारत सौभाग्य, ये इनके नाटक है। सीताराम वर्मा ने विवाह विडंबन की रचना की है और प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा नामक नाटक की रचना की है। आदि इन्होंने इतने नाटक लिखे हैं। जैसे इन लेखकों ने इस तरह से नाटकों की रचना की है। इन नाटकों में भारतेंदु की प्रवृत्ति का अनुकरण हुआ है। प्राय सभी में समाज सुधार, देश प्रेम या हास्य विनोद की प्रवृत्ति मिलती है। मतलब देखिए, इन्होंने नाटकों का विषय क्या बनाया, देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना, समाज के बीच में देश प्रेम की भावना जागृत करना, हास्य विनोद, मतलब ये भी नहीं कि मनोरंजन प्रधान नाटक नहीं होते थे। इन्होंने अपने नाटकों में मनोरंजन को भी महत्व दिया है, ठीक है। फिर है गद्य खड़ी बोली। अब देखिए इनके नाटक किस भाषा में लिखे गए हैं। अधिक से अधिक इनके नाटकों की रचना जो हुई वह खड़ी बोली में हुई है। नाटकों की रचना खड़ी बोली में हुई है। हिंदी नाटक के दूसरे प्रभावशाली लेखक जयशंकर प्रसाद थे। मतलब भारतेंदु के बाद में जो है ये प्रभावशाली लेखक कौन थे, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने पाश्चात्य और भारतीय नाट्य कलाओं को मिलाकर एक नवीन शैली का प्रदर्शन किया है। इस युग में उच्च कोटि के ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक लिखे। प्रसाद जी ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की, जिनमें से प्रसिद्ध नाटक जो 1 दर्जन मतलब नाटक जिनकी रचना की है उनमें से है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणामय, प्रायश्चित, अजातशत्रु, एकभूत, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इस युग के अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद तथा जगदीश चंद्र माथुर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ और नाटक और उनके लेखक के नाम यहाँ पे हैं। जैसे अम्बपाली नाटक के लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। कलिकौतुक के कौन है लेखक, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। नहुस के लेखक कौन है, गोपाल चंद गिरधर। प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी जो नाटक है उसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है।
फिर संगीत शाकुंतल, संगीत शाकुंतल के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। संग्राम के लेखक हैं प्रेमचंद। और सत्य हरिश्चंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र। स्कंदगुप्त तो जयशंकर प्रसाद का है। हठी हमवीर प्रताप नारायण मिश्र का है। करबला नाटक किसका है? प्रेमचंद का है। हठी हमवीर प्रताप नारायण मिश्र का है और करबला प्रेमचंद का है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नाटक। अब हम आगे जो है, आगे हमारी तीसरी विधा जो है वो है निबंध। ठीक है, तो अब हम निबंध विधा पर आते हैं। देखिए, निबंध हिंदी में निबंध रचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। अब देखिए, भारतेंदु युग से हिंदी में निबंध रचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु जी ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में साहित्य निबंध लिखना प्रारंभ किया। अब देखिए, निबंध किसे कहते हैं? निबंध जो सुगठित बंधा हुआ होता है ना। एक हिसाब से निबंध, नी माने अच्छी तरह से, निबंध मतलब बंधा हुआ। ठीक है, जो विचारों और कल्पनाओं से अच्छी तरह से बंधा हुआ होता है उसे ही निबंध कहा जाता है। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु जी ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में साहित्यिक निबंध लिखना प्रारंभ किया था। भारतेंदु जी ने ही पत्र पत्रिका के माध्यम से ही हिंदी साहित्य में निबंध लिखना प्रारंभ किया था। ठीक, जैसा कि हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा के अंतर्गत निबंध आता है। और अभी हमने जैसा कि बताया है कि निबंध का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह बंधा हुआ। ठीक है, अर्थात चुनी हुई भाव सामग्री को गठी हुई भाषा में बांध कर रखना निबंध कहलाता है। ठीक है, तो निबंध हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह बंधा हुआ, अर्थात चुनी हुई भाव सामग्री को गठी हुई भाषा में रखना निबंध कहलाता है। ठीक है, आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। निबंध में लेखक किसी विषय का पूर्व विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या एवं मूल्यांकन करता है। ठीक है, वह विषय का निर्वाह अपनी इच्छा अनुसार करता है, जिसमें वह स्वतंत्र रहता है। निबंध लिखने का मतलब क्या होता है? निबंध का मतलब ये होता है, आपको विषय दे दिया गया है, उस पर आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी पुस्तकों के माध्यम से भी उससे विषय सामग्री आप ग्रहण कर सकते हैं। और पूरा कुल मिलाकर के आसपास के वातावरण से भी आप उसको मतलब भाव सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। और पूरा मिला करके उसी को निबंध कहते हैं। उसी प्रकार उसी को क्या होता है? भाव सामग्री को गठित भाषा में बांधकर लिखना। ठीक है, तो ये तो हो गया निबंध। फिर क्या होता है? निबंध में लेखक किसी विषय का पूर्व विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या और मूल्यांकन करता है। वह अपनी विषय का निर्वाह अपनी इच्छा अनुसार करता है, जिसमें वह स्वतंत्र रहता है। निबंध आत्मपरक होता है और इसमें आत्मीयता एवं भावात्मकता के साथ साथ विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यह छोटे आकार की एक ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की अपेक्षा रोचक, सजीव एवं अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और परिमाणिक तथा शैली प्रसादयुक्त विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के जो है 4 भेद बताए गए हैं। अब देखिए, ये तो निबंध के विषय में हमने बताया कि निबंध किसे कहा जाता है। अब देखिए, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया भी था। उसके बाद में भारतेंदु जी ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में साहित्यिक निबंध लिखना प्रारंभ किया। मतलब निबंध का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्वयं की भाव सामग्री हो, मतलब आप दूसरी पुस्तकों से भी आप उससे विषय सामग्री ले सकते हैं। विषय से संबंधित जो भी सामग्रियां होती हैं उससे आप कलेक्ट कर सकते, मतलब ले सकते हैं। ठीक है, अनेक बुक को रखिए, उसके बाद में उस विषय से संबंधित उससे आप विचार अपने निकालिए उससे कि किस विषय पर हमको कितना अधिक से अधिक सामग्री मिल जाए और उसको निबंध के रूप में आप गठित कर सकते हैं। ठीक है,
फिर है इस युग में सामान्य विषयों पर वर्णनात्मक निबंध ही अधिक लिखे गए हैं। इस युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? जैसा कि अभी हमने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख निबंधकार हैं। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। भारतेंदु जी के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध का स्वरूप और दिशा निर्धारण किया है। भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर हैं। विषयों की विविधता, विचारों की गहनता, भाषा की स्वच्छता और शैली की प्रौढ़ता इस युग के निबंध की विशेषता है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में जैसा कि मैंने बताया है भी महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोपाल राय गहमरी, जैसा आपकी नोट्स में दिए हुए हैं, लिखा हुआ है आपके नोट्स में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोपाल राय गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पद्मलाल पूनालाल बख्शी आदि का नाम उल्लेखनीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के उत्कर्ष काल में पदार्पण किया। इस युग के निबंधों में गंभीरता, चिंतन की मौलिकता है और भाषा शैली की पूर्ण प्रौढ़ता है। इस युग के प्रमुख निबंधकार और भी हैं, जैसा कि हमने पहले अभी बताया है, लेकिन उनके अतिरिक्त भी और भी निबंधकार हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल को तो बताया ही हमने। फिर है जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, राम रक्ष बेनीपुरी, संपूर्णानंद आदि। आचार्य शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकारों में डॉक्टर नगेंद्र। इस युग में साहित्यिक और समीक्षात्मक निबंध पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। सभी निबंधों में चिंतन की गहराई और भाषा शैली की प्रौढ़ता है। अनेक ललित और आत्मपरक निबंध भी इस युग में लिखे गए हैं। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेव वर्मा, भगवती शरण उपाध्याय, विजयेंद्र स्नातक, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख हैं। ये तो हमारा हो गया निबंध लेखक और निबंधों से संबंधित जो जितने भी निबंध हैं, लेखकों से संबंधित निबंध और उनसे उनके लेखकों का नाम हो गया। उसी प्रकार से है, अब देखिए निबंध किस भाषा शैली में लिखे गए हैं। जैसे भाषा शैली, निबंधों की भाषा शैली क्या है? विचारात्मक शैली में, जिसमें स्वयं के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं निबंध में, वो निबंध क्या कहलाते हैं? विचारात्मक शैली में लिखे जाते हैं। भावात्मक, जिसमें भावुकता की प्रधानता होती है, वो भाव प्रधान निबंध होते हैं। भावात्मक शैली का प्रयोग। और फिर वर्णनात्मक, विचारात्मक, इन चार शैली में निबंधों की रचना हुई है। हिंदी गद्य का प्रारंभिक काल निबंध विधा में अत्यंत समृद्ध रहा है। हिंदी गद्य का प्रारंभिक काल जो है वो निबंध विधा में अत्यंत समृद्ध रहा है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि भारतेंदु के और बाल मुकुंद गुप्त, ये सब क्या है? निबंधों के निबंध लेखक हैं। प्रसिद्ध निबंध लेखकों में इनकी गणना की गई है। ठीक है। अब देखिए निबंध जो है यह छोटे आकार की एक रचना होते हुए भी इसमें अनेक भाव छुपे हुए होते हैं। भाव विचार जो कि सामाजिकता को दर्शाते, समाज में जो भी व्याप्त है, जो भी उस समय जो भी समाज की स्थिति थी, उनमें उनको विषय बनाया गया है निबंधों का। ठीक है। उन विषयों को लेकर के निबंधों की रचना की गई है। ठीक है। तो ये हमारे आज का है निबंध पर आज हमने चर्चा की है। अब शुरू से फिर से एक बार निबंध को देख लीजिए कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से गढ़ा हुआ, बंधा हुआ, अर्थात चुनी हुई भाव सामग्री को गठी हुई भाषा में बांध कर रखना निबंध कहलाता है। आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। मतलब देखिए जो आलोचक हैं उन्होंने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है, मतलब निबंध को प्रमुख विधा कहा है। हिंदी गद्य की विधाओं में प्रमुख स्थान दिया है निबंध को। फिर है निबंध में
लेखक किसी विषय का पूर्व विवेचन, विश्लेषण और परीक्षण करता है। मतलब कि जिस विषय पर निबंध लिखा जाता है उस विषय को पूर्ण रूप से समझाना होता है, पूर्व इस विषय को पूर्व विषय का विवेचन करना होता है। ठीक है। फिर है जिसमें लेखक क्या करता है, वह अपनी इच्छा अनुसार ही स्वतंत्र रह करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करता है, वह दूसरी पत्र पत्रिकाओं से भी उस विषय से संबंधित सामग्री को ग्रहण कर सकता है, आसपास के वातावरण से भी ग्रहण कर सकता है, या फिर अपने अध्यापक से डिस्कशन करके, अध्यापक से पूछ करके भी निबंध में वो विषय सामग्री ला सकता है। अच्छे से अच्छे निबंध की रचना करने के लिए पत्र पत्रिकाओं की सहायता लेनी होती है और अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को देख करके और अपने विचार भी उसमें व्यक्त करने होते हैं कि अच्छे निबंध की रचना करने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद में जो है निबंध आत्मपरक भी होता है। आत्मपरक भी होता है, वह विषय का निर्वाह अपनी जो है इसमें आत्मीयता एवं भावमयता के साथ साथ विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। कहने का मतलब निबंध आत्मपरक होता है जिसमें आत्मीयता एवं भावमयता के साथ साथ विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। निबंध छोटे आकार की एक ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की अपेक्षा रोचक, सजीव एवं अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। ठीक है। तो और निबंध लेखक, प्रसिद्ध निबंध लेखक कौन कौन से हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनके अतिरिक्त भी हैं जो है सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी आदि उल्लेखनीय निबंधकार हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 विधाएं पढ़ी हैं हिंदी गद्य साहित्य की। 2 विधाओं का आज हम लोगों ने अध्ययन किया है। पहली गद्य की विधा है कहानी, दूसरी है नाटक, तीसरी है निबंध। अब कल हम लोग कौन सी विधा का अध्ययन करेंगे? उपन्यास। ठीक है। ये 4 हमारी विधाएं हैं जो कि आपके 3rd यूनिट में है। ठीक है। 3rd यूनिट जो है ये पूरी गद्य की विधाओं पर आधारित है। ठीक है। इसमें सिर्फ गद्य की विधाएं हैं। जैसे कहानी लेखों का भी इसमें हम चरित्र चित्रण देना होगा। जैसे कहानी विधा हमने पढ़ा दिया था, लेकिन कहानी विधा से संबंधित 2 लेखक हैं प्रसिद्ध जो कि आपके सिलेबस में है। वो है मन्नू भंडारी और मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का जीवन परिचय हमने लिख के आप लोगों को भेजा भी है, और 2 लेखकों के जीवन परिचय आपके सिलेबस में है कहानी से संबंधित। ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग उपन्यास को पढ़ेंगे। ठीक है। अगली विधा हमारी है उपन्यास।